बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 29 से 30 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आप सभी छात्रों को बता दूं, इस श्रृंखला के सारे वीडियो, पीडीएफ और नोट्स आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो रेगुलर बेसिस पर इस श्रृंखला को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। निसंदेह यहाँ से आपकी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि यूरोपीय संसद ने निम्न में से किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर जो ये सारे पीडीएफ देख रहे हैं, ये सभी जो नोट्स है ये आपके बीपीएससी मेकर ऐप पर माई कोर्स सेक्शन में अपडेट कर दिए गए हैं 68वीं वाले कोर्स के अंतर्गत। तो जितने भी छात्र 68वीं वाले कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं, ये सभी नोट्स को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात जितने भी छात्र इसमें अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम जानकारी लिखी गई है। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, जो कि आपका 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रत्येक दिन आपका एक टेस्ट चलने वाला है। 50 टेस्ट की श्रृंखला है। फुल लेंथ टेस्ट होगा 50 और सेक्शनल टेस्ट है 12। कुल मिला के 62 टेस्ट आपका होगा 62 दिनों में। तो आप लोग चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। निसंदेह यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी का सही आकलन भी होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। बताएं कि इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको बिहार के इस खिलाड़ी के बारे में जानकारी कुछ समय पहले आपको दिया था इसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रग्बी के कोच व खिलाड़ी जो बिहार से संबंधित है गौरव चौहान को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के रूप में चुना गया। तो नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि कोलकाता में आयोजित हुए रग्बी एशियन चैंपियनशिप में बिहार के रग्बी कोच व खिलाड़ी गौरव चौहान को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये जानकारी हमने आपको दिया था, आई थिंक आपको याद होगा। और ये पहली बार था जब बिहार से कोई खिलाड़ी पुरुष वर्ग में रग्बी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि पुरुष वर्ग में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किसी रग्बी प्लेयर का चयन किया गया था। हम वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो कोलकाता में गौरव चौहान ने एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन से बांग्लादेश को हराकर भारत को चैंपियन बनाया और मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच चुने गए बिहार के गौरव चौहान। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है रग्बी के बारे में कि रग्बी खेल फुटबॉल खेल का ही एक रूप है। और बात करें हम यहाँ पर फिजी, जॉर्जिया, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, समोआ, टोंगा और वेल्स की, ये सभी देशों का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। जबकि बिहार का जो राजकीय खेल है ये है कबड्डी। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और जबकि बात करें हम भारत की तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आई थिंक ये सारी बातों को आप यहाँ से याद रखेंगे। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा। नीतीश कुमार भी नालंदा के ही रहने वाले हैं और यहीं पर इन्होंने गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर के लिए 27 नवंबर 2022 को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से 4,475 करोड़ से निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि यह भी घोषणा किया गया कि आने वाले समय में इस योजना को अन्य जिलों में भी क्रियान्वित किया जाएगा। ये तो है बात की बात, लेकिन इसकी घोषणा हुई है। फिलहाल यहाँ से ये ध्यान रखिए कि अभी हाल ही में जो इसकी शुरुआत हुई है इस योजना की, ये नालंदा जिले में हुई है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की तो वर्तमान में बिहार में 2 रोपवे है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है। चूंकि नालंदा की बात है तो ऐसे में ध्यान रखिए बिहार का जो पहला रोपवे है
ये नालंदा जिले के राजगीर में है। आई थिंक आप रोपवे के बारे में समझ रहे हैं। तो बिहार का जो पहला रोपवे है ये नालंदा जिले के राजगीर में है, जबकि वहीं पे हम बात करें दूसरे रोपवे की तो ये बांका जिले के मंदार में है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार के पावापुरी में हुआ था। बात आई है पावापुरी की, तो ऐसे में ध्यान रखिए पावापुरी जिसे कि पावा भी कहा जाता है, ये भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक शहर है। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए कि भगवान महावीर का देहावसान कहाँ हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि नालंदा जिले के यहाँ पर पावा में हुआ था। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आप नोट करेंगे। हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न की डिलाइट इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिलाइट इंडिया की इस रिपोर्ट के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.5% से लेकर के 7.1% ये आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022-23 में रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि डिलाइट इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% से 7.1% रहने का अनुमान है। अब यहाँ पर हम बात करें डिलाइट की, जो डिलाइट संस्थान या फिर कंपनी है, इसकी स्थापना 1845 में हुई थी और यह आपको ध्यान रखना है इसका जो मुख्यालय है ये लंदन ब्रिटेन में है। ये चीजें यहाँ से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी हो सकते हैं इसके मुख्यालय से या फिर इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछ जाए। अब यहाँ पर आगे के पॉइंट में हमने कुछ अन्य संस्था की जानकारी दी है जो कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर का आकलन क्या है वित्त वर्ष 2022-23 में। यहाँ पर आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा जब आप कॉपी में नोट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये वित्त वर्ष 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ये आंकड़ा है। अभी हाल ही के दिनों में जो जानकारी हमने आपको दिया गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, ये 5.9% ये आर्थिक वृद्धि दर रहने का आकलन किया गया है। वहीं पे भारतीय रिजर्व बैंक के आधार पर या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 7%। अगला होगा ब्लूमबर्ग के अनुसार 6.1%। नेक्स्ट है मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 4.8% रहने का ये आकलन किया गया है। ये सभी को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वित्त वर्ष 2022-23 वाला। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखिका ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राखी कपूर। आप यहाँ पर इस बुक के कवर पेज को भी देख सकते हैं। इस बुक का नाम है नाउ यू ब्रीथ। इसके लेखक हैं राखी कपूर, जिनका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। हम यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि नाउ यू ब्रीथ पुस्तक की लेखिका राखी कपूर है, जिनका हाल ही में उन्होंने विमोचन किया है, यानी कि इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। अब यहाँ पर वर्ष 2022 में लिखित पुस्तक या फिर जो चर्चित पुस्तक है उसके लेखक और पुस्तक की जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। इसके लेखक है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। सभी को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इनमें जो आप यहाँ पर देखने वाले हैं ये सभी हमने चुनिंदे को लिया है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वहीं पे हम दूसरे की बात करें तो कश्मीर 370 के साथ और बाद, इसके लेखक हैं जितेंद्र दीक्षित। अगला होगा हे राम टू जय श्री राम, आनंद वर्धन सिंह। नेक्स्ट है टॉम ऑफ सैंड, जो कि गीतांजलि श्री की यह रचना है। अगला है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजाति नायक धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हमारा अगला है हाउ टू लिव योर लाइफ। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। सभी जो पुस्तक है ये अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न। चलिए अब यहाँ पर हम आज के हैं पांचवें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो द्वारा PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54 रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी लॉन्चिंग अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि इसरो ने अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट हाल ही में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और अंतरिक्ष में यह PSLV की 56वीं उड़ान है। दो प्रकार के रॉकेट हैं, एक है PSLV और एक है GSLV। तो ये यहाँ से दोनों आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा इसमें अगला पॉइंट होगा, इस रॉकेट को ओशनसेट 3 के भी नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से 8 नैनो उपग्रह को भी लॉन्च किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2022 में
श्रीहरिकोटा से PSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ 8 नैनो उपग्रह को भी यहाँ से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से भी इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर बात हुई इसरो की, तो इसरो के बारे में अभी थोड़े समय पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले, कि इसरो द्वारा हाल ही में बहुउपयोगी साउंडिंग रॉकेट RH-200 का तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से सफल प्रक्षेपण किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं S सोमनाथ। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर हाल ही में राहुल नगर किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि डी, यानी कि महाराष्ट्र। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सुल्तानपुर गांव का नाम राहुल नगर कर दिया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये संबंधित है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से। अब यहाँ पर रीजन क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानना है। तो इसके तहत आपको ध्यान रखना है, दरअसल 26/11 मुंबई हमले के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए राहुल शिंदे को उनके गांव के लोगों ने गांव का नाम बदलकर श्रद्धांजलि दी है। एक्चुअली में ये जो 26/11 मुंबई हमला है ये हुआ था 26 नवंबर 2008 को। नोट कर लीजिएगा, ये 2008 में 26 नवंबर को घटित हुआ था। तो इसके दौरान यानी कि जो मुठभेड़ हुआ था आतंकियों से, तो उनमें राहुल शिंदे की मौत हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना कि इन्हीं के कह सकते हैं श्रद्धांजलि के रूप में गांव वालों ने इनका नाम बदलकर राहुल शिंदे के नाम पर राहुल नगर किया है। पहले इसका जो नाम था ये था सुल्तानपुर गांव। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा फैक्ट में महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट है, लेकिन उससे पहले राहुल शिंदे के बारे में एक और जानकारी है कि राहुल शिंदे महाराष्ट्र में राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी कि SRPF में कांस्टेबल थे। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब महाराष्ट्र से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया था। औरंगाबाद नाम का 2 जगह है पूरे भारत में, एक है बिहार में और एक था महाराष्ट्र में, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया था। ये चीजें यहाँ से मैंने आपको जानकारी दिया था। और वहीं पे हम बात करें, साथ ही महाराष्ट्र पर्यटन मंत्रालय ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी करने का फैसला किया था। ये सारी बातें महाराष्ट्र से संबंधित हैं और हाल ही के दिनों के करंट अफेयर्स है। ये आपके 68वीं वाले BPSC एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 68वीं BPSC को लेकर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। इसकी शेड्यूल के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है। ये आपकी तैयारी का आकलन करता है, तो आप लोग से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसकी जो शेड्यूल है वो जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो के 7वें प्रश्न पे, ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने किस पाकिस्तानी को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ये दूसरी कार्यकाल के रूप में चुने गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इमरान ख्वाजा। आप यहाँ पर इनको तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने पाकिस्तान के इमरान ख्वाजा को फिर से अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और उनका कार्यकाल अगले 2 साल का होगा। और आपको ध्यान रखना है, ये इनका दूसरा कार्यकाल है और 2017 से वे उपाध्यक्ष के रूप में ICC में कार्य कर रहे हैं। ये यहाँ से ध्यान रखिए। मौजूदा समय में वे बोर्ड के एसोसिएट सदस्य निदेशक पद पर भी कार्यरत हैं। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा, इसके अतिरिक्त हाल ही में ICC ने न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुना है, अर्थात यह उनका दूसरा कार्यकाल है। पहली बार उन्हें नवंबर 2020 में ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर ICC के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो ICC जो संस्था है, ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। ICC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ICC का सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। और स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका जो मुख्यालय है ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में ICC के सदस्य देशों की संख्या 108। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और ICC के CEO हैं जोफ एलाडिस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। जोफ एलाडिस से पहले ICC के CEO थे मनु साहनी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक ने हाल ही में रुपया के साथ व्यापार के लिए, देखिए यहाँ पर प्रश्न में मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि किस भारतीय बैंक को हाल ही में रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है। तो अभी हाल ही में 2 बैंक को ये मंजूरी मिली है। एक तो है यहाँ पर HDFC बैंक और एक है कैनरा बैंक, यानी कि 2 विकल्प सही है। 2 विकल्प सही होने की स्थिति में राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
यानी कि फाइनल आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो हाल ही में HDFC और कैनरा बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। ये यहाँ से ध्यान रखें, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC और कैनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी गई। खाते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेस्ट्रो, एक होता है वोस्ट्रो। ये जानकारी हम आगे देखेंगे। हालांकि यहाँ पर हम बात करें जो ये मंजूरी मिली है, इससे पहले भी भारत के 3 बैंकों को ये मंजूरी मिली है। ये जानकारी यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा गया है कि हालांकि इससे पहले भारत के 3 बैंकों को यह मंजूरी मिल चुकी है। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ यूको बैंक। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। हम बात करें यहाँ पर नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाता की, जो 2 प्रकार के खाते होते हैं, जो कि एक प्रकार से देखें तो एक बैंक का दूसरे बैंक से संबंधित है ये। और वहीं पे हम बात करें ये इस प्रकार के खाते की, तो नोस्ट्रो अकाउंट जो होता है और जो वोस्ट्रो अकाउंट होता है, ये दोनों जो शब्द है नोस्ट्रो और वोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है हमारा और तुम्हारा, और दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर बैंकों में किया जाता है, जो कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मतलब इसकी मतलब कह सकते हैं यूज किया जाता है ये सारी बातों का। हालांकि आम नागरिक जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं या फिर खाता खोलते हैं, वो एक प्रकार से देखा जाए तो अधिकतर होते हैं सेविंग अकाउंट। हम बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न की, हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जयपुर फुट यूएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दानिश मंजूर भट्ट। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न की जानकारी दे दूं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में दानिश मंजूर भट्ट को भारत सरकार के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में जयपुर यूएस फुट के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें इनके बारे में, यानी कि दानिश मंजूर भट्ट के बारे में, तो वे मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं और इस पुरस्कार की शुरुआत भारतीयों के निस्वार्थ कार्य को चिन्हित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए की गई। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, तो दानिश मंजूर भट्ट को। चलिए हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, तो हाल ही में लिखित पुस्तक कश्मीर 370 के साथ और बाद के लेखक हैं जितेंद्र दीक्षित। ये भी हाल ही में हमने आपको जानकारी दी, चूंकि यहाँ पर कश्मीर घाटी की चर्चा हुई, तो इस वजह से यहाँ पर हमने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया कि कश्मीर 370 के साथ और बाद, ये एक पुस्तक का नाम है। एक्चुअली में इसके जो लेखक है ये है जितेंद्र दीक्षित। नेक्स्ट होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अब यहाँ पर आपको जानकारी देता हूं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब यहाँ पे बात करें इस पुस्तक को किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इस पुस्तक को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया है। यहाँ से चीजों को नोट कर लेना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पर हमने शामिल किया है कि 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया था। ये भारत का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय था। लेकिन वहीं पे बात करें इसके पहला राष्ट्रीय वेद विद्यालय कहाँ पर स्थापित है, तो हालांकि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस तरह का पहला विद्यालय पहले से ही स्थापित है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो भी हाल ही में जो पुरी में इसका उद्घाटन हुआ है, ये दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपा मलिक। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, पद्मश्री और खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता, भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक क्षय रोग अर्थात टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय दूत और निक्षय मित्र बनाई गई है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है दोनों के बारे में, टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय दूत और साथ ही साथ निक्षय मित्र भी इन्हें भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नाम है दीपा मलिक। चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल प्रतिष्ठित चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BK बिन्नी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पब्लिक रिलेशन व मीडिया अखिल भारतीय काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कोलकाता में
शांति दूत डॉक्टर बी के बिन्नी को प्रतिष्ठित चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा बी के बिन्नी। अब अगले पॉइंट की बात करें तो उन्हें यह सम्मान पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय देश का गौरव, भारतीय सेनाओं का मनोबल व मानसिक सशक्तिकरण, तनाव प्रबंधन व मेडिटेशन के द्वारा कठिन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने में विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। उनकी इस सारे उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी हाल ही में ये अवार्ड से यानी कि चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी के बिन्नी। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ से आपने बहुत सारी चीजें सीखा और डेली बेसिस पर इसे श्रृंखला आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं जो 68वीं के बारे में टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी हुआ है बीपीएससी मेकर के द्वारा। तो इसकी जो शुरुआत हो रही है ये 1 दिसंबर 2022 से शुरुआत हो रही है और प्रत्येक दिन आपका एक टेस्ट यहाँ पर चलने वाला है। और आपको ध्यान रखना 50वां टेस्ट आपका होगा 19 जनवरी 2023 को। उसके बाद करंट अफेयर्स का सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट होगा जो कि 12 सेक्शनल टेस्ट है और ये चलेगा 31 जनवरी 2023 तक। आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो की प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है। कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है, कमेंट कीजिए और विस्तार पूर्वक लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।